आइए सुनते हैं परिचर्चा। विषय है राष्ट्रीय युवा दिवस। आमंत्रित प्रतिभागी हैं अंकित चौरसिया, एनएसएस एमपी स्टेट अवार्डी सागर, और अमित चौरसिया, एनएसएस स्वयंसेवक सागर। श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस परिचर्चा में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद, और हम सभी जानते हैं कि 12 जनवरी को हम स्वामी विवेकानंद जयंती के रूप में मनाते हैं और इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो इस खास जयंती के अवसर पर, खास दिवस के अवसर पर हम बेहद दिलचस्प एक परिचर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें दो बेहद खास मेहमान हमारे बीच उपस्थित हैं। सबसे पहले आपका हम परिचय देते हैं। हमारे बीच हैं अमित चौरसिया जी और अंकित चौरसिया जी। आप दोनों ही अपने कार्य के माध्यम से समाज में सेवा की एक वानगी प्रस्तुत की है, जो दूसरे युवाओं के लिए एक प्रेरक या मिसाल बन सकता है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे अंकित जी आपसे कि आपने विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, विभिन्न पटलों के माध्यम से ऐसा क्या काम किया है जो आप लोगों को बताना चाहते हैं, या दूसरे युवाओं को उस काम को देख करके आगे बढ़ने की प्रेरणा, काम करने की प्रेरणा, समाज सेवा की प्रेरणा मिल सकती है। नमस्कार, जय हिंद। मैं स्वयंसेवक अंकित चौरसिया। मुझे मध्य प्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य स्तर राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2019-2020 प्रदान किया गया है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय युवा पुरस्कार नई दिल्ली द्वारा 2023 में मुझे पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय युवा उत्कृष्टता पुरस्कार जम्मू कश्मीर द्वारा मुझे दिया गया है। मैंने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कार्यों को करते हुए इन सभी पुरस्कारों को प्राप्त किया, जैसे कि रक्तदान हुआ, वृक्षारोपण, स्वच्छता, HIV एड्स पर जो हमारे कार्यक्रम है, ये सभी कार्यक्रम हमने किए और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से अपने कार्यक्रमों को सफल किया और एक बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया। जी, बहुत अच्छी बात है अंकित जी कि राष्ट्रीय सेवा योजना को आपने अपने कार्य क्षेत्र का एक जरिया बनाया। उस पटल के माध्यम से आपने समाज में बहुत सारे सेवा के कार्य किए हैं, बहुत सारे जागरूकता के कार्यक्रम किए हैं। अमित जी, आप भी राष्ट्रीय सेवा योजना से बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं और आपने भी बहुत सारे सामाजिक सेवा के कार्य किए हैं। तो कुछ आपके जो अचीवमेंट्स हैं, आप पहले हमारे श्रोताओं को उसके बारे में बताइए। जय हिंद। राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से समाज में समाज सेवा के कार्य करने का मुझे मौका मिला, जिनके छोटे छोटे कार्य करने से भारत सरकार ने, प्रदेश ने एवं जिला स्तर पर भी बहुत सारे अचीवमेंट मेरे लिए देखने को मिले। जैसे सबसे पहले मैं महाविद्यालय स्तर पर बताऊं कि मैं उन कार्यों को मैंने किया जिन कार्यों को आज युवा स्कूल में या कॉलेजेस में, विद्यालय महाविद्यालयों में छोड़ दिया करते हैं या उन कार्यों को करने से बचते हैं। उन्हीं सब कार्यों को मैंने अपने मार्गदर्शक, अपने शिक्षकों के जरिए उनको किया, जिनके कारण मुझे समाज में थोड़ी सी पहचान देखने को मिली। जैसे कभी भी महाविद्यालय में कोई कार्य होते थे, उनको करना, जिससे कि मेरे लिए महाविद्यालय में अवसरों पर मुझे सम्मानित किया जाता था। छोटी छोटी अचीवमेंट के कारण कार्य को और करने की इच्छा प्रबल हुई। हमारे सागर विधायक के द्वारा हमें सम्मानित किया गया, और जैसे मुझे 2023 में नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा सम्मानित किया गया, जिसमें विधायक महोदय, सांसद महोदय द्वारा सम्मानित किया गया। रक्तदान करने का सपना था कि जब 18 साल का रहूंगा तो मुझे रक्तदान करना है। तो मैंने अपने 18वें साल के पहले जन्म दिवस पर मैंने रक्तदान करना प्रारंभ किया और अभी तक मैंने 9 बार रक्तदान कर दिया है। इसी की श्रेणी में मुझे पूर्व गृह मंत्री महोदय हैं, उनके द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ मुझे राष्ट्रीय युवा उत्कृष्टता पुरस्कार में मुझे सम्मानित किया गया, जिसमें मुझे जम्मू एंड कश्मीर में गुलाम नबी आजाद साहब के समक्ष मुझे इस सम्मान से नवाजा गया। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मिला। इसी श्रेणी में अगस्त में 2023 में मुझे राष्ट्रीय युवा प्रतिभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो मुझे मनोज तिवारी जी, दिल्ली सांसद, भोजपुरी कलाकार महोदय के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। और समाज सेवा के इन्हीं क्षेत्रों को देखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय सेवा योजना के क्षेत्र में जब मैंने इतने कार्य किए, इन छोटे छोटे कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने मुझे गणतंत्र दिवस परेड शिविर में विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया। ये विशिष्ट अतिथि हर प्रदेश से उन स्वयं सेवकों को बुलाया गया था। हर विश्वविद्यालय से, हर संभाग से एक एक वॉलंटियर्स चुने गए, जिसमें मध्य प्रदेश से हम 7 स्वयं सेवक चुने गए, जिसमें सागर संभाग और विश्वविद्यालय से मुझे अकेले को चुना गया। तो इसमें भारत सरकार ने 3 दिवसीय कार्यक्रम किए और इसमें मुझे विशिष्ट अतिथि के तौर पर अपने साथ अपने परिवार के किसी एक व्यक्ति को आमंत्रित किया, जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। जी, बहुत अच्छी बात है अमित जी। आपसे बात करके निश्चित रूप से हमारे युवाओं को प्रेरणा मिल रही होगी, क्योंकि आपकी उम्र अभी बहुत कम है और इतनी कम उम्र में आपने अपने झोली में इतने सारे अवार्ड्स, इतने सारे अचीवमेंट्स
सम्मान उपलब्धियां आपने अर्जित कर रखी है, निश्चित रूप से ये बहुत प्रेरणादायक है। और खास बात आपकी जो दिल को छूने वाली है वो ये है कि जब लोग जन्मदिन मनाने के लिए प्लान करते हैं, योजना बनाते हैं, तो लोग पार्टी कैसे करना है, कैसे उसको और ज्यादा एडवेंचरस करना है। आपने 18 वर्ष पूरा होने पर यह चुना कि हमें रक्तदान करना है। ये कितनी बड़ी एक मिसाल की बात है, सेवा की भावना है। अंकित जी, यहाँ पर आपसे हम ये जानना चाहेंगे, आज आपके सामने, चूंकि आप युवा हैं, युवाओं के सामने एक सपनों से भरा हुआ संसार होता है और उसमें कई चुनौतियां भी होती हैं, चैलेंजेस भी होते हैं। तो आपके हिसाब से अभी वर्तमान में जो चैलेंजेस, जो चुनौतियां आप देख रहे हैं, खासकर उनके निदान के लिए, उनके निराकरण के लिए, उनके समाधान के लिए एक युवा अपने स्तर पर, इंडिविजुअल लेवल पे, व्यक्तिगत सामर्थ्य से वो क्या योगदान समाज के नवनिर्माण में, उन समस्याओं को हल करने के लिए सुझा सकता है, दे सकता है? आज हम युवा जो देश का भविष्य हैं, उन सभी देश के भविष्य के युवाओं को आज थोड़ा सा रिस्क लेने की आवश्यकता है। और आज का युवा रिस्क लेने से डरने लगा है और कहीं न कहीं अपने काम को छोटा समझने लगा है, जबकि आज के समय में कोई भी काम छोटा नहीं है। चाहे वो आप खेती किसानी से संबंधित हो, चाहे आप अपने जिस फील्ड में आप काम करना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है, आज के समय में लोग डिग्री की तरफ भाग रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमें डिग्री के साथ साथ जिस फील्ड में हम पढ़ाई कर रहे हैं उस फील्ड का स्किल्स भी हमें लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि फील्ड पे काम करने के लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज का होना बहुत आवश्यक है। बिना प्रैक्टिकल नॉलेज के आप फील्ड पे काम करने में असमर्थ रह सकते हैं। इसलिए युवाओं को, जो हमारे आज के युवा हैं, उनको स्किल्स में सीखना चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट आपने यहाँ पर उठाया कि डिग्री के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। यानी सिर्फ आपको डिग्री ही नहीं हासिल करनी है, बल्कि आपको अपने कौशल को बढ़ाने की तरफ, कौशल के संवर्धन के लिए, जो आपको रोजगार परक बना सके, रोजगार हासिल करने में सुविधा प्रदान कर सके, उस दिशा में आपको आगे बढ़ना है। मैं अभी मोटे मोटे उन समस्याओं के बारे में जानना चाह रहा हूं, जैसे हम पर्यावरण संबंधी चुनौतियों की बात करें, तो पर्यावरण संबंधी चुनौतियों के लिए युवा किस लेवल पे, किस स्तर पे योगदान दे सकता है? हमारे शासन द्वारा एक पेड़ माँ के नाम जैसे लगाया जा रहा है, वैसे हम युवा, जो राष्ट्रीय सेवा योजना के बहुत सारे हमारे युवा साथी हैं, वो अधिकतर करते हैं कि अपने जन्मोत्सव के समय पे या तो कहीं जाके एक पौधे को एक पेड़ बनाने में कोशिश करते हैं, ब्लड डोनेशन करते हैं। तो इसी तरीके से युवाओं से एक कहीं न कहीं अनुरोध है कि जो आजकल का वेस्टर्न, जो आजकल का कल्चर चल रहा है, वो कल्चर हमारा नहीं है। हमारा कल्चर एक भारतीय कल्चर है, संस्कृति से संपन्न है। तो हम उस अपनी संस्कृति से जो हमारा संपन्न, जो हमारा कल्चर है, उसको हम आगे बढ़ाएं और युवाओं को वृक्षारोपण, रक्तदान, इस नई चीज के थ्रू अपना जन्मदिन मनाएं, अपनी जो भी शुभ कार्य हम करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। जी, वृक्षारोपण का आपका बहुत अच्छा संदेश है कि युवा नए कार्य की शुरुआत करना चाहता है तो वृक्षारोपण, प्लांटेशन बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे सकता है। और रक्तदान का भी आपने बहुत अच्छा आह्वान किया है। अमित जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कुछ दीगर प्रश्नों के ऊपर। देश के सामने जो चैलेंजेस हैं अभी, क्योंकि हम एक साइबर वर्ल्ड में रह रहे हैं, एक डिजिटल युग में रह रहे हैं, हर आदमी के हाथ में स्मार्टफोन है, उसके भी बहुत अच्छे परिणाम हैं लेकिन कुछ दुष्परिणाम भी हैं। तो युवा उसको कैसे टैकल करे, कैसे टेक्नो सेवी बने और दूसरों को भी वो समझाए, उनको जागरूक करे, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने एक योजना सुनी होगी, आपने कुछ समय पहले एक होता था साक्षरता अभियान करके, जब हमारे यहाँ पे महिलाओं में साक्षरता नहीं थी, हमारे बड़े बुजुर्ग साक्षर नहीं थे, आजादी के दौर के कुछ समय बाद की बात है। तो आपने देखा होगा भारत सरकार ने एक योजना चलाई थी, साक्षरता अभियान। आपको अपने आसपास के क्षेत्र में सभी को साक्षर करना है, इतना कि वो अपना नाम लिख सके, अपना सिग्नेचर कर सके, कम से कम को इतनी चीजें आनी चाहिए। वर्तमान युग में सभी हमारे आसपास पढ़े लिखे हुए लोग हैं, लेकिन आज वर्तमान में हमें जागरूकता है डिजिटल जागरूकता की। हम डिजिटली जागरूक हों, हमारा यूथ डिजिटली जागरूक रहे। और उसी के दौर में हमारे पास एक अभी सबसे ज्यादा समस्या आती है, अभी हम सबसे ज्यादा फ्रॉड में हमारा युवा और हमारे देश में लोग फंस रहे हैं, जिसको बोलते हैं साइबर अपराध। तो हमारे युवाओं के लिए इतना कार्य करना आवश्यक है कि एक ईच वन टीच वन के अनुसार कम से कम हम एक व्यक्ति को इतना जागरूक करें कि वो साइबर के तरीके से किस किस चीज से वो बच सकता है। जैसे कि आज की डेट में हम देखते हैं तो हमारे पास कॉलर ट्यून में एक कॉल आती है जिसमें हमारे अमिताभ बच्चन जी बात करते हैं और कहते हैं कि इन जो भी साइबर की चीजें इनसे सावधान रहें। सेम काम हम भी कर सकते हैं, हम अपने युवाओं को जागरूक करें और फिर यही युवा जाकर के उन लोगों को जागरूक करें जो बुजुर्ग हैं, जो मोबाइल नया नया चलाना स्टार्ट किया है या जिनको मोबाइल चलाने की और इन चीजों की ज्यादा अनुभव नहीं है, वो इनसे बात करें और उनको बताएं कि भाई आपके मोबाइल पर अगर कोई एप्लीकेशन या कोई अज्ञात मैसेज आता है
तो उसको हम उस समझ से अटेंड करें कि यह किसका है या ये चीजें हमें अटेंड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो इस चीजों की हमें छोटी छोटी समझ है, इससे हम साइबर अपराध से बच सकते हैं। कभी भी हम अपना फोन सुधरवाने जाते हैं, कोई नई एप्लीकेशन उस फोन में तो नहीं आ रही है, हमारे फोन में कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यह मात्र एक छोटी सी त्रुटि नहीं होती है, हमारी जीवन भर की पूंजी जो होती है ये एक पल में चली जाती है। अगर हमारे पास कोई समस्या आती है तो आज के समय में लोग समस्याओं का सामना नहीं करते, समस्याओं को साझा नहीं करते। हमें समस्याओं का साझा करना है ताकि जो चीज हमारे साथ हो रही है वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ ना हो। तो हमारे पास कभी भी ऐसी कोई फोन कॉल आता है या कोई मैसेज आता है तो हमें इन चीजों से जागरूक रहना है और इस दिशा में हमें कदम उठाना है कि हमें अज्ञात चीजों से थोड़ा सा बच के रखना है। अंकित जी, एक और मुद्दा है, युवा चूंकि देश की रीढ़ है, भविष्य का कर्णधार है, और युवाओं में एक समस्या आती है नशे की। कई युवा शौक में शुरू करते हैं, देखा देखी शुरू करते हैं, संगत में शुरू करते हैं, लेकिन वो नशे की चपेट में ऐसे आते हैं कि वो चाह के भी उससे फिर उबर नहीं पाते या बाहर नहीं निकल पाते हैं, और वो उनके पूरे करियर को, पूरे जीवन को, पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। तो युवा देश निर्माण तभी कर पाएगा जब वो नशा मुक्त होगा, नशा मुक्ति की तरफ बढ़ेगा। तो आपका क्या सोचना है? आपने इसके अवेयरनेस के लिए भी कुछ काम किया है, या जो युवा आपको सुन रहे हैं नशा की तरफ ना बढ़े, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, सबसे पहले तो कहीं ना कहीं इस चीज में हमारी ये कमी रहती है कि हम अपने परिवार को समय नहीं देते हैं। क्योंकि अगर हम कहीं ना कहीं नशा कर रहे हैं तो उसके पीछे है आप किसी न तनाव में है तो उसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि या तो आप अपने दोस्तों को समय दें, अपनी समस्या बताएं, तब समस्या का समाधान होगा। आज का युवा हर चीज में डिप्रेशन ले लेता है, छोटी से छोटी बात में, जबकि इसका सबसे अच्छा और सबसे सरल उपाय है आप अपने जो आपके निजी दोस्त हैं उनसे आप अपनी समस्याएं बताएं, उसका सुझाव निकालें। आप अपने परिवार में समय दें, उस परिवार में जहां आपने जन्म लिया, जहां आपने इतना समय लिया, उस परिवार को आप समय देंगे तो आपका डिप्रेशन भी कम होगा, और अगर आपको कोई परेशानी है तो उसका समाधान भी आपके माता पिता, भाई बहन, छोटे भाई बहन, दादा दादी सभी मिलकर उसको समाधान दे सकते हैं। अमित जी, आप इसमें कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, नशा एक ऐसा फील्ड है जिसमें लोग अपने पूरे परिवार को गवा देते हैं। जैसा कि अभी बताया, हम जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना में कार्य करते हैं तो हम छोटे से छोटे कार्यक्रमों को भी बहुत बड़े तरीके से आयोजित करते हैं और उसको उद्देश्य की पूर्ति के लिए करते हैं। नशा एक ऐसी चीज है कि इसमें हमें पता नहीं चलता और इसकी लत हमें कब लग जाती है हमें ये भी पता नहीं चलता। आज हमने जो देखा हुआ है अपने समाज में कि लोग सुपारी से स्टार्ट करते हैं, फिर छोटा सा गुटखा खाते हैं, उसके बाद जाकर के इसी श्रेणी में जाते जाते फिर वो कोई और नशा करते हैं, फिर शराब का सेवन करते हैं, फिर वो एक ऐसी स्थिति पर आ जाते हैं कि वो अपना नशा छोड़ना चाहते ही नहीं है। आज जैसे कि हम देखते हैं कि लोग जब जॉब के सेक्टर में होते हैं तो उनके पास इतना स्ट्रेस होता है कि वो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए सिगरेट का उपयोग करते हैं, क्योंकि सिगरेट में निकोटीन होता है जो हमारे स्ट्रेस को थोड़ा सा कम करता है, लेकिन ये बाद के लिए आपके स्ट्रेस को कम करता है। हाँ, लेकिन ये बाद में हमारे हेल्थ को उतना ही प्रॉब्लम करता है। अब उसी नुक्कड़ पर जहां पे ये व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, वहीं पे एक कोचिंग वाला बच्चा वहीं पे खड़ा होकर देख रहा है कि एक व्यक्ति बहुत ही जलवे के साथ सिगरेट पी रहा है। अब उसके मन में आता है, जब मैं बड़ा बनूंगा और मैं अच्छी जॉब करूंगा, सबसे पहले मैं ऐसा कुछ करके देखूंगा। ये नेगेटिव फीड उसके मन में आता है। यहां से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है। वो मन में सोचता है जब मैं थोड़ा सा बड़ा हो जाऊंगा, मेरी स्कूल खत्म होगी, तो मैं ऐसा करूंगा। ऐसे ही कभी वो अपने किसी दोस्त को कुछ करते हुए देखता है और उसके मन में आता है कि अब मुझे भी ऐसा करना है। तो सबसे पहले हमें अपनी संगत बहुत अच्छी करनी होती है। अगर आप नशे से बचना चाहते हैं तो आप अपनी संगत को दूर रखें, और अगर आपके मन में स्ट्रेस आता है तो उसको सिगरेट या नशे के साथ नहीं, आप योग कीजिए, आप फिटनेस के प्रति जाइए। अगर आप योग करते हैं तो आपका ध्यान भी केंद्रित रहेगा, आपका माइंड भी रिलैक्स रहेगा और आपको नई चीजें सीखने का और कार्य करने की अनुभूति होगी। नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत हमने इतना काम किया है। मैं हमेशा जो मेरे साथी होते हैं एनएसएस वॉलंटियर, उनको केवल एक ही उद्देश्य देता हूं कि आप अपने जीवन में केवल एक टारगेट लेकर चलिए कि हमें अपने जीवन में केवल एक व्यक्ति को चेंज करना है। अगर आपका कोई एक दोस्त सिगरेट पी रहा है तो हमें कम से कम एक व्यक्ति की सिगरेट छुड़ानी है। अगर उस एक व्यक्ति की सिगरेट हमने छुड़ा दी तो उस एक सिगरेट ना जाने कल वो एक व्यक्ति कितने लोगों की सिगरेट छुड़ा सकता है। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत हमने जम्मू कश्मीर में 5 किलोमीटर लंबी रैली निकाली थी। ये रैली उस समय की थी जब हम ये सोचते थे कि जम्मू कश्मीर एक आतंकवादित क्षेत्र है। वहां पर हमने 5 किलोमीटर की लंबी एक यात्रा की नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत।
और अभी तक वर्तमान में ऐसे कई हमारे युवा साथी हैं जो गुटखा खाया करते थे या सिगरेट पिया करते थे या छोटा छोटा नशा जो होते हैं उनकी आदी थे। आज ऐसे कई युवा हैं जिन्होंने इस नशे को छोड़ दिया। तो ये एक बहुत ही सफल रिजल्ट हमारे सामने देखने को हमें मिला है। जी, बहुत बढ़िया बात आपने बताया कि अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो रिलैक्सेशन मतलब क्षण भर के सुख के लिए, जो कि छद्म सुख है, वो वास्तविक सुख भी नहीं है। आप नशे की तरफ, सिगरेट की तरफ या शराब के प्रति ना जाकर के आप दूसरे जो रास्ते हैं, पहली चीज की लोगों के साथ घुलिए मिलिए, संगत अच्छी रखिए और आप योग और मेडिटेशन की तरफ जाइए, ध्यान की तरफ जाइए, योग की तरफ जाइए, जो आपको रिलैक्सेशन भी देगा, आपको सुकून भी देगा और उससे आपकी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी भी आपकी बढ़ेगी, जिससे आप अपने कार्य में और बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, बेहतर योगदान दे पाएंगे। एक पॉइंट यहाँ पर अंकित जी से हम लेना चाहेंगे। अंकित जी, मतदान और पोषण दो मुद्दे। युवा जो है निर्माता होता है और बहुत बार युवा शायद 18 वर्ष की उम्र होने पर अपने आप को इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर करता है और फिर मतदान के लिए भी जाता है। तो युवा अधिक से अधिक जो 18 वर्ष की उम्र के हो रहे हैं, इलेक्टोरल रोल में अपने आप को अपडेट करें, रजिस्टर करें, मतदाता बने देश के, और मतदान के प्रति उदासीन समुदाय को खुद के मतदान के साथ उनको भी मोबिलाइज करें, उनको भी मोटिवेट करें। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आज का जो हमारा युवा है, ये हमारा देश का कल का भविष्य है और आज 18 साल जैसे ही हम पूरे करते हैं तो हमें सबसे अच्छा रहता है कि हम अपने जो भी हमारे अधिकारीगण हैं उनसे हम मिलें। अपना आधार कार्ड वैसे पहले बन चुका होता है, पहचान प्रमाण पत्र जो रहता है वो बनवाएं, जिसको हम परिचय पत्र कहते हैं। इसके साथ ही जब आपका परिचय पत्र बन गया है तो आप अपने आजू बाजू भी, आप अपने आसपास भी उन लोगों को जागरूक करें जिनका अभी तक नहीं बन पाया है, क्योंकि देश के भविष्य में और देश की जो ऊंचाई छूने में है वो सबसे ज्यादा युवा का ही हाथ है। जी, मतलब आपका स्पष्ट मानना है कि आप अपने आप को मतदाता सूची में रजिस्टर कराएं, बिल्कुल, और दूसरे युवाओं को भी प्रेरित करें और मतदान की प्रक्रिया में भाग लें, और दूसरे लोग भी जो उदासीन मतदाता हैं उनको भी मतदान करने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि इससे ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। बिल्कुल। यहाँ पर अमित जी, स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी चुनौती है और स्वास्थ्य में पोषण जो है एक बहुत ज्यादा गंभीर मुद्दा हमारे देश के युवाओं के लिए बनता जा रहा है। बहुत कम उम्र में वो बीमारियां आने लगी हैं जो बढ़ते उम्र की बीमारी मानी जाती थी। जब तक युवा मजबूत नहीं होगा, स्वस्थ नहीं होगा, तब तक अपना सर्वस्व सर्वोच्च योगदान देश के निर्माण में नहीं दे सकता है। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है कि अगर आज हमारा स्वास्थ्य उचित है, हमारा स्वास्थ्य ठीक है, तो हम कोई भी कार्य कर रहे होंगे तो उसमें हम अपना 100% दे सकते हैं, जो मेरा मानना है। और स्वास्थ्य तभी ठीक हो सकता है जब हमारा शरीर सही चीजों को एब्जॉर्ब करे। जैसे हमारा पोषण अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा पोषण अच्छा होगा, हम जो खान पीन वाली हमारी जो चीजें हैं वो अगर हमारी उचित होती हैं तो हम अपनी शरीर को उतना रिलैक्सेशन दे सकते हैं ताकि वो अन्य नए कार्य कर सके। तो हमें ध्यान देना होगा कि हमारा पहली चीज पोषण अच्छा हो, क्योंकि सही पोषण देश रोशन। अगर हमारा शरीर अच्छा है तो हम और भी चीजों में अपना समय दे सकते हैं। संतुलित आहार हमारा होना चाहिए। जंक फूड की तरफ जो हम जा रहे हैं, हमें जंक फूड को थोड़ा कम करना होगा ताकि हम अपने शरीर को एक अच्छा रूप दे सकें। आज हम देखते हैं वर्तमान में सबसे ज्यादा समस्याएं आ रही हैं लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित। आज आप अगर यदि डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका शरीर जो है कई चीजों की बीमारियों के साथ होगा। आपकी पैथोलॉजी रिपोर्ट्स खराब हो सकती हैं, आपके ईसीजी रिपोर्ट्स खराब हो सकते हैं। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज हम जिस तनाव में, जिस पर्यावरण में रह रहे हैं, यह उतना संतुलित या उतना उचित नहीं है जो हमारे शरीर को होना चाहिए। तो हम अपने शरीर को उचित पोषण के साथ तैयार कर सकते हैं। हमारा मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से हमारा तैयार होना चाहिए। एक अच्छा लाइफ स्टाइल ही एक अच्छे जीवन की ओर कदम होता है। बहुत अच्छा संदेश है आपका कि अच्छा जो जीवनचर्या है वही भविष्य का अच्छा जीवन आपको देगा। बस आखिरी में चलते चलते चंद संदेश आपके माध्यम से, चूंकि आप दोनों ही युवा हैं, तो अंकित जी शुरुआत आपसे करेंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर युवाओं के लिए आपके अपने अनुभव से आप क्या 2 लाइन कहना चाहेंगे? सर, सबसे मेन चीज युवाओं को जागरूक होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि युवा जागरूक नहीं होगा तब तक देश का भविष्य कहीं ना कहीं उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए देश के जो युवा हैं हमारे, उनको जागरूक होना बहुत आवश्यक है और सबसे मेन चीज है हमें मददगार होना आवश्यक है। आज के समय में जो ईर्ष्या है उसको खत्म करना है, भाईचारा बढ़ाना है, एक दूसरे की मदद करनी है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, हेल्प करो, हैप्पी रहो। बहुत बढ़िया संदेश है।
लोगों की मदद करिए और खुश रहिए। इससे बढ़िया खुशी का टॉनिक या इंजेक्शन कोई दूसरा नहीं हो सकता है। अमित जी, चलते चलते यूथ और एम्प्लॉयमेंट दो ऐसे मुद्दे हैं जो हैंड इन हैंड हैं, जो एक दूसरे के साथ जाते हैं। तो यूथ एम्प्लॉयबल हो, रोजगार पाए, रोजगार के लिए संघर्ष ना करना पड़े, क्या कहना चाहते हैं आप? रोजगार केवल आजीविका का साधन नहीं है, जो हम आज समाज में देख रहे हैं कि रोजगार आजीविका का साधन नहीं है, एक आत्मनिर्भरता का, एक सम्मान का पद है। अगर हम समाज में देखते हैं कि अगर लोग रोजगार लिए हैं, अगर यदि वो एक अच्छे रोजगार में हैं, तो समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी अच्छी होती है, सब चीजें अच्छी होती हैं। वर्तमान में युवाओं के साथ समस्या ये है कि रोजगार लोगों के पास है, एक अच्छी कंपनी को, अच्छी सरकार को एक अच्छा एम्प्लॉय चाहिए है, और व्यक्ति के लिए एक अच्छा रोजगार चाहिए है। कंपनी को एम्प्लॉय चाहिए है और एम्प्लॉय को एक बहुत अच्छी कंपनी चाहिए है कि जहां पर उसकी सारी और एक एम्प्लॉय को जॉब नहीं मिलती। ये इसलिए क्योंकि हम डिग्री की तरफ जा रहे हैं, हमारे पास क्वालिटी नहीं है लेकिन क्वालिफिकेशन है। तो कहीं ना कहीं रोजगार में हमें ये विशेष ध्यान देना होगा कि हमारी पर्सनालिटी पर हमें ध्यान देना होगा। जिस फील्ड में आप जाएं, आप अपना 100% दें। जिस भी फील्ड में आप जाएं, झमाझम आप छा जाएं। ये एक ऐसी पर्सनालिटी आपकी होनी चाहिए। भाषा और व्यवहार आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप चाहे अपना स्वदेशी कार्य करें, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाएं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, आप हर क्षेत्र में एक ऐसी पहचान बनाएं कि आपके काम से आपका नाम हो और आपके नाम से ही आपका काम हो जाए। तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद चीज होगी। पढ़ाई के साथ साथ हमें वो सारे स्किल्स कोर्सेस हमारे पास होने चाहिए जो एक युवा के पास होना जरूरी है। हम कंप्यूटर के रूप में दक्ष हों, कंप्यूटर का नॉलेज हमारे पास बहुत अच्छा होना चाहिए। जब हम समाज में रोजगार के लिए जाते हैं तो हमें सबसे पहले हमारे बड़े बुजुर्ग सिखाया करते हैं कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। जैसे मेरा सफर राष्ट्रीय सेवा योजना से रहा है, तो राष्ट्रीय सेवा योजना के सफर में सबसे पहली बात हमें सिखाई गई थी शून्य से शिखर की ओर। तो शून्य से शिखर की ओर जब हम जाते हैं तो हमें ध्यान देना होगा कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। हम जिस फील्ड की तैयारी कर रहे हैं वो भी हम करें, और साथ ही साथ मतलब हमारे जो पुराने परंपरागत कार्य क्षेत्र रहे हैं, चाहे वो कृषि के क्षेत्र हों, चाहे वो मिट्टी के बर्तन बनाने के क्षेत्र हों, और ऐसे कई अनगिनत क्षेत्र हैं जिसमें हम कार्य करें तो हम बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। आज आप अगर रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे तो हमारे देश में ऐसे कई युवा हैं जिनकी उम्र 20 से 30 साल के बीच में होगी। आप देखेंगे कि जिनका टर्नओवर इतना अच्छा होता है कि जो उनको सैलरी में भी ना मिले। स्वदेशी की तरफ हम जाएं तो हम उस मिट्टी के बर्तनों से अपने स्वास्थ्य को तो सुधार ही सकते हैं, साथ ही साथ एक व्यक्ति को, एक समाज को, एक समुदाय को रोजगार सृजन हो सकता है। इस फील्ड में हम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। अमित जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, स्वदेशी चीजों की तरफ हमें आगे बढ़ना है। और बहुत अच्छी बात आपने बताई कि बहुत से ऐसे युवा हैं जो अपने परिवार के फर्स्ट टाइम वो मिलेनियर हैं और उनकी उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच में है। यानी कि उन्होंने उद्यम शुरू किया, उद्यमशीलता की तरफ वो बढ़े, स्टार्टअप्स की तरफ बढ़े और अपने परिवार को और खुद को इतनी ऊंचाई पे लेके चले गए जहां उनकी पीढ़ी नहीं थी। तो ये युवाओं के द्वारा ही संभव हो सकता है। और अपने काम से इतना नाम बनाइए कि आपका नाम फिर चलने लग जाए। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम अमित जी और अंकित जी, आप दोनों का ही, कि राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आप हमारे बीच आए, आपने हमसे बातचीत की और श्रोताओं के सामने, खासकर युवा श्रोताओं के सामने, कितने सारे माध्यम हो सकते हैं, रास्ते हो सकते हैं देश को आगे बढ़ाने का, खुद को समृद्ध करने का और खुद के साथ साथ समाज को और भी लोगों को जोड़ करके एक कारवां बना करके देश निर्माण का एक उपक्रम करने का। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।